नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वन डे एग्जाम क्लास। देखिए यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2020 की तैयारी के लिए हमने आपको ढेर सारे पिछले साल के पेपर भी कराए हैं और अब प्रैक्टिस सेट भी करा रहे हैं। आज हम आपको हिंदी के सर्वश्रेष्ठ 50 महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमारा सेट नंबर 16 है। इसके पहले हमने आपको इसी प्रकार के 15 सेट कराए हुए हैं, आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर के वहां पर से देख लीजिएगा। अगर आप सरकारी सीट से बीएड करना चाहते हैं तो आपका ये लक्ष्य होना चाहिए कि इन 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से कम आपको 45 प्रश्न और सही करने, क्योंकि हिंदी ऐसा पाठ होता है जिसमें ज़्यादातर लोग 50 में 50 भी सही करने का प्रयास करते हैं। देखिए प्रथम प्रश्न पत्र के खंड बाके सेक्शन में हिंदी के 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 51 से लेकर के 100 तक के जो क्वेश्चन होंगे आपके वो हिंदी भाषा के क्वेश्चन होंगे। आज का देखिए हमारा पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक सही है? तो बताना है आपको प्रादुर्भाव सही तरीके से किस ऑप्शन में लिखा गया। आपके पास 3 से 4 सेकंड का समय है। सबसे पहले एक बार आपको प्रयास करना है और वीडियो के लास्ट में पूरी ईमानदारी से बताइएगा क्या आप इन 50 महत्वपूर्ण हिंदी के प्रश्नों में से 45 प्रश्नों को सही कर पा रहे हैं। इसका सही ऑप्शन होगा बी वाला ऑप्शन। देखिए प्रादुर्भाव जो लिखा जाता है वो जिस प्रकार से बी वाले ऑप्शन में लिखा जाता है उसी प्रकार से लिखा जाता है। इसका अर्थ होता है प्रकट होना, ठीक है, प्रगट होना या फिर उत्पत्ति होना। तो ये सही ऑप्शन होगा बी वाला ऑप्शन। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हो तो नीचे आपको लाल रंग की सब्सक्राइब की बटन दिखेगी, उसे दबाकर लाल से काला कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। देखिए 52 नंबर प्रश्न है, भारत में हिंदी भाषा राज्य कितने हैं? 12, 10, 15, 8, ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए। अगर आपको 52 नंबर प्रश्न आ जाता है तो आप 53 प्रश्न को जाकर के ट्राई कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको नीचे वाले प्रश्न भी दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। वैसे अगर बात करेंगे भारत में तो 21 राज्य ऐसे हैं जो हिंदी भाषा को बोल सकते हैं या फिर समझ सकते हैं, लेकिन जब भी आपके प्रश्न में पूछेगा हिंदी भाषा राज्य कितने हैं तो आपसे बहुलता की बात कर रहा है, कितने राज्यों को लोग ज़्यादातर जो है हिंदी भाषा प्रयोग करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी वाला ऑप्शन। 10 ऐसे राज्य हैं जिसके लोग ज़्यादातर हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, जैसे कि मैं आपको गिना देता हूँ। यूपी हो गया आपका, एमपी है, दिल्ली है, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। तो ऐसे आपको 10 राज्य मिलेंगे जहां पर हिंदी जो है वो ज़्यादातर मात्रा में बोली जाती है। अगर आप बात करेंगे पंजाब की और महाराष्ट्र की तो वहां पर भी हिंदी बोली जाती है, लेकिन बहुल मात्रा में नहीं बोली जाती है। महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है बहुल मात्रा में और पंजाब में पंजाबी बोली जाती है। तो जहां पर ज़्यादातर मात्रा में हिंदी बोली जाएगी उन्हीं राज्यों को आपको काउंट करना है जिसकी संख्या कितनी है? 10 है। 53 नंबर क्वेश्चन है, आली का पर्यायवाची शब्द क्या है? बताइए आली का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? इसका सही ऑप्शन होगा आली मतलब सखी होता है, भौरा भी होता है, सहेली भी होता है और कोयल भी होता है। तो इसलिए सभी ऑप्शन जो होंगे इसके सही ऑप्शन होंगे। डी वाला ऑप्शन सबसे उपयुक्त आंसर है। 54 नंबर प्रश्न है, आरंभ से अंत तक के लिए आप एक वर्ड आपको चूज करना है। अगर आपको कहना है आरंभ से लेकर के अंत तक तो आप किसका ऑप्शन को चूज करेंगे? इसमें से सही ऑप्शन होगा इसका सी वाला ऑप्शन, अद्योपांत। अद्योपांत मतलब होता है आदि से लेकर के अंत तक, आरंभ से लेकर के अंत तक। तो सही ऑप्शन होगा इसका सी वाला ऑप्शन, ठीक है। ये सी वाला सबसे सही लिखा गया है, इसमें गलत लिखा गया है, इसको आप लोग टिक मत कीजिएगा। सही ऑप्शन होगा इसका सी वाला ऑप्शन। 55 नंबर क्वेश्चन है, जो मापा ना जा सके उसे आप क्या कहते हैं? जिसकी गणना ही ना किया जा सके या जिसे मापा ही ना जा सके उसे कहते हैं हम लोग अपरिमेय कहते हैं। आप लोग मैथ में पढ़ते होंगे ना, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या होती हैं जिसकी आप माप नहीं कर सकते हैं या फिर जिसकी आप काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा डी वाला ऑप्शन। 56 नंबर क्वेश्चन है, परंपरागत उक्ति को आप क्या कहते हैं? परंपरागत उक्ति मतलब परंपरागत मतलब परंपरा के अनुसार जो उक्ति या कथन कहे जा रहे हैं उन्हें आप क्या कहते हैं? सही ऑप्शन होगा इसका ए वाला ऑप्शन, अनुश्रुति कहते हैं। जो श्रुतियों के अनुसार आपके दादा परदादा बोलते चले आ रहे हैं उसको आप भी कह रहे हैं, उसको कहते हैं परंपरागत उक्ति, जो है आपकी अनुश्रुतियों के अनुसार चली आ रही है। 57 नंबर क्वेश्चन है, विलास में किस प्रकार का प्रत्यय लगा हुआ है? बताइए विलास में प्रत्यय हमेशा मैंने आपको बताया पीछे लगता है और उपसर्ग आगे लगता है। ये वाला सेट जो है ना इसमें आपको महत्वपूर्ण संधि के क्वेश्चन मिलेंगे।
अगर आपको संधि नहीं आती, इसका मतलब आपको हिंदी नहीं आती है। तो इसमें आपको ढेर सारे संधि क्वेश्चन मिलेंगे और जिसकी संधि अच्छी होगी वो इसमें 45 क्वेश्चन सही कर सकता है। ठीक है, तो एग्जाम से पहले आप लोग संधि समास को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और उधर बात करेंगे तो रस, छंद, अलंकार और साहित्य का चैप्टर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर आपने ये 5-6 चैप्टर पढ़ लिए हैं तो आप हिंदी में 45 क्वेश्चन आराम से सही कर सकते हैं। चलिए, इसमें आप लोग का संधि का टेस्ट जरूर होगा। संधि के ढेर सारे क्वेश्चंस में आपको मिलेंगे। देखिए, विलास की बात किया है तो विलास में आस प्रत्यय लगा, पीछे आप देखेंगे तो आस प्रत्यय लगा है। सही ऑप्शन होगा बी वाला ऑप्शन। बोली में कौन सा प्रत्यय लगा है, बताइए, बोली में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो यहां पर जो लगा है वो बड़ी ई प्रत्यय लगा है। बोल में बड़ी ई जोड़ दिया गया है तो बोली बन गया है। सही ऑप्शन होगा इसका ए वाला ऑप्शन। चलिए, संधि की स्टार्टिंग हो गई है, ढेर सारे क्वेश्चन संधि से ही मिलेंगे तो आप लोग सही करने का प्रयास कीजिएगा। संधि बहुत ईजी होती है। अत्यंत में संधि विच्छेद आपको करना है और बताते भी जाना है आपको किस संधि का प्रयोग यहां पर हुआ है। अत्यंत में किस संधि का प्रयोग हुआ है? देखिए, अति प्लस अंत होता है, अति प्लस अंत, यहां पर यड़ संधि का प्रयोग हुआ है। ठीक है, यड़ संधि का अगर आप प्रयोग करेंगे तो यह आधा ता यहां पर हो जाता है। ठीक है, सही ऑप्शन होगा इसका बी वाला ऑप्शन। देखिए, 60 नंबर क्वेश्चन है, जगदीश में कौन सी संधि है? बताइए, जगदीश में कौन सी संधि है? यहां पर देखिए व्यंजन संधि है। यहां पर कैसे आप इसका संधि विच्छेद करेंगे? यहां पर होता है जगत, जगत और प्लस होता है ईस। जगत प्लस ईस जब होता है तो ये ता जो है आपका ये तीसरे वर्ड में चेंज हो जाता है। ठीक है, ता था दा, तो जगदीश हो गया ना, ता चेंज होकर के तीसरे वर्ड में हो गया तो ये दा हो जाता है। अगर आप व्यंजन संधि पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मालूम चलेगा। जैसे वहां पर कभी कभी वागीस लिखा होता है तो वो वाक प्लस ईक्स होता है, तो का चेंज होकर के तीसरे वर्ड में चला जाता है तो वागीस हो जाता है। जैसे सतवाड़ी होता है ना तो वो सदवाड़ी बन जाता है, तीसरे वर्ड में चेंज हो जाता है। ये आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है। सही ऑप्शन होगा बी वाला ऑप्शन। 61 नंबर क्वेश्चन है, निरोग में कौन सी संधि है? बताइए, निरोग में कौन सी संधि है? इसका सही ऑप्शन होगा इसमें विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि को अगर आप पढ़ेंगे तो यहां पर छोटी नहीं होती है, नी प्लस रोग, नी प्लस रोग ये बढ़ करके चेंज हो जाता है निरोग में, मतलब बड़ी नहीं हो जाती है। ठीक है, अगर छोटा आ या बड़ा आ के अलावा कुछ भी विसर्ग के पहले आता है और उसके बाद में रा आता है, देख रहे हैं ना, इसमें ई आया है और बाद में रा आया है, तो ये जो नी है वो चेंज होकर के बड़ी नी में चेंज हो जाती है, तो यहाँ पर निरोग हो गया। वैसे आपका और भी एग्जाम्पल आपको एग्जाम में मिलेंगे। जैसे आपको कहीं पर लिख देगा नीरस, तो नीरस में भी छोटा नी होता है, नी प्लस रस होता है। ठीक है, नी प्लस रस, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं ई आ रहा है और उसके बाद में रा आ रहा है, तो ये नी जो होगा वो बड़ी नी में चेंज हो जाएगा, नीरस बन जाएगा। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, वैसे नीरज होता है, किसी का नाम नीरज होना तो अपना संधि विच्छेद करिएगा, वो छोटी नी प्लस आपका रज होता है, तो यहाँ पर भी नीरज बन जाता है। ये सारे एग्जाम्पल आपको अलग अलग एग्जामों में देखने को मिलेंगे। ये 62 नंबर प्रश्न है, अछौड़ी का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको सही संधि विच्छेद इसका बताना है और यह भी बताना है इसमें किस संधि का प्रयोग किया गया है। काफ़ी कम लोग बता पाएंगे, लेकिन फिर भी आप लोग प्रयास कर सकते हैं जिनकी हिंदी अच्छी हो। अगर आप बड़े बड़े एग्जाम देते होंगे तो वहाँ पर भी इस एग्जाम्पल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये आपका अपवाद के तौर पर आता है। अगर आप अच्छी किताबों पढ़ेंगे तो वहाँ पर गुण संधि के नीचे लिखा होता है कि अछौड़ी में गुण संधि का अपवाद है ये। इसका सही ऑप्शन होगा बी वाला ऑप्शन, अच्छ प्लस ऊहड़ी। इसका अर्थ होता है रथों के समूह से युक्त सेना। अछौड़ी का अर्थ होता है रथों के समूह से युक्त सेना। जैसे कि आप गुण संधि पढ़ते हैं तो आ प्लस छोटा ऊ या बड़ा ऊ, इन दोनों में से कुछ भी आता है तो वो चेंज होकर के ओ में चेंज हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं छोटा आ के बाद में बड़ा ऊ आ रहा है, लेकिन चेंज होकर के वो औ में चेंज हो जा रहा है, इसलिए गुण संधि का अपवाद है। आना चाहिए था ओ, लेकिन चेंज हो जा रहा है औ में, इसलिए गुण संधि का अपवाद है। ठीक है, सही ऑप्शन होगा बी वाला ऑप्शन। साहित्य लहरी किसकी रचना है? चलिए बताइए, साहित्य लहरी किसकी रचना है? तो सही ऑप्शन होगा ये सूरदास की रचना है। ए वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है।
चलिए एक क्वेश्चन और आता है कि सूर्य साहित्य किसकी आलोचनात्मक कृति है। साहित्य ले तो आपने बता दिया सूरदास की है, आप बताइए सूर्य साहित्य किसकी है। ऑप्शन में आपको सूरदास नहीं मिलेगा, ठीक है। सूर्य लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा सूरदास ही होगा उसका सही आंसर। इसका सही ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना का नाम है सूर्य साहित्य, जो कि आलोचनात्मक कृति है, ठीक है। 65 नंबर क्वेश्चन है आकाशदीप किसकी रचना है। बताइए आकाशदीप किसकी रचना है। सही ऑप्शन होगा ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, बी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। 66 नंबर क्वेश्चन है अंधा युग किस प्रकार की रचना है। अंधा युग, सबसे पहले ये आप लोग बताइए कि अंधा युग है किसकी। ये धर्मवीर भारती की है, और क्या है ये, एक काव्य नाटक है। सही ऑप्शन होगा सी वाला ऑप्शन। तो ये किसकी रचना है, धर्मवीर भारती की है। कमेंट बॉक्स में आप लोग ये बताइएगा ठंडा लोहा, ठंडा लोहा किसकी रचना है। कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं ठंडा लोहा किसकी रचना है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। इस 67 नंबर क्वेश्चन है परम औषध में आपको बताना है सही संधि विच्छेद कौन सी है। बताइए इसमें किस संधि का प्रयोग किया गया है, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैंने आपको बताया कि ये सेट जो है वो संधि पर फोकस करके बनाया गया है, और आप लोग को जिसको भी संधि समास अच्छे से आता होगा वो सारे क्वेश्चन को इसमें से सही कर सकते हैं। और संधि जो है किसी भी आपके जिसमें आप हिंदी एग्जाम दे रहे हैं उसमें संधि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अगर संधि नहीं आती, मैंने आपको बताया आपको हिंदी नहीं आती है, ये आपको समझ के चलना है। इसका सही ऑप्शन है सी वाला ऑप्शन परम प्लस औषध। परम प्लस औषध मिल करके परम औषध बनते हैं, ठीक है। यहाँ पर किस संधि का प्रयोग किया गया है, वृद्धि संधि का प्रयोग किया गया है, सी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। देखिए 68 नंबर क्वेश्चन है सुरेंद्र में कौन सी संधि है। काफी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि सुरेंद्र में कौन सी संधि है और कैसा इसका संधि विच्छेद होगा, इसे भी आपको बताना है। सही ऑप्शन होगा यहाँ पर गुण संधि है। कैसे इसकी संधि बनती है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे सूर्य प्लस इंद्र, सूर्य प्लस इंद्र। यहाँ पर आप देख रहे हैं आ और ई मिल करके ए में चेंज हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर सुरेंद्र हो जाता है। तो यहाँ पर कौन सी संधि है, गुण संधि होगी। 69 नंबर क्वेश्चन है मनोज किसका प्रयोज्य शब्द है। बताइए मनोज किसका प्रयोज्य शब्द है। किसी का नाम मनोज होगा तो अपना प्रयोज्य शब्द अवश्य जानता होगा। सही ऑप्शन है ये कामदेव का प्रयोज्य शब्द है, ठीक है। इसका संधि विच्छेद कैसे होता है, मनोज का संधि विच्छेद कैसे होता है, मना प्लस जा। मना प्लस जा, यहाँ पर विसर्ग संधि का प्रयोग होता है, तो ये चेंज होकर के मनोज में चेंज हो जाता है, ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन है श्रवण का सही संधि विच्छेद क्या होगा। श्रवण का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। सही ऑप्शन क्या हो सकता है, सही ऑप्शन होगा इसका बी वाला ऑप्शन। देखिए स्रो प्लस अन, यहाँ पर अयादि संधि का प्रयोग किया गया, अयादि संधि का प्रयोग किया गया है। और अयादि संधि में अगर ओ के बाद में आ आता है तो किस में चेंज हो जाता है, औ में चेंज हो जाता है, औ में चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर श्रवण हो गया है, ठीक है। ये आप अयादि संधि को अच्छे से पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको श्रवण देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं मना प्लस बल का सही संधि विच्छेद क्या होगा। मना प्लस बल का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। इसका सही ऑप्शन क्या हो सकता है, सही ऑप्शन होगा मनोबल, ठीक है। मनोबल होता है विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है। अगर आ के बाद में विसर्ग के पहले आ आता है और कोई तीसरा लेटर आता है, तीसरा चौथा पांचवा, आप देख रहे हैं ना पा फा बा, ये बा जो है वो तीसरा लेटर है, या फिर कोई चौथा या फिर कोई पांचवा लेटर आता है तो वो चेंज हो करके ओ में चेंज हो जाता है। जैसे कि मनोरथ, मनोरथ में क्या होगा, मनो प्लस रथ चेंज हो करके मनोरथ बन जाएगा। इसे भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हंसाना क्रिया क्या है, कैसी क्रिया है हंसाना। सकर्मक है, आकर्मक है, प्रेरणार्थक है या फिर संयुक्त क्रिया है। हंसाना कैसी क्रिया है। देखिए हंसाना जो है ये प्रेरणात्मक क्रिया है, और प्रेरणात्मक क्रिया भी दो प्रकार की होती है। एक आपका प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया और एक आपकी द्वितीय प्रेरणात्मक क्रिया। जैसे कि हंसाना लगा है ना, इसके लास्ट में लगा है आना, हंसाना, चलाना,
ऐसा लग करके आए तो वहाँ पर आपका प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होगी। अगर आपका वहाँ पर लास्ट में वाना लग जाए, हंसवाना, लिखवाना, पढ़वाना, और अगर वाना लग जाता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, द्वितीय प्रेरणात्मक क्रिया हो जाती है। अच्छे समझ लीजिएगा, अगर क्वेश्चन को टफ करना होगा तो ऐसे भी लिख सकता है, हंसाना भी आ सकता है प्रेरणार्थक में और हंसवाना भी आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर क्वेश्चन, प्रेम सागर किस प्रकार के समास का उदाहरण है? बताइए प्रेम सागर में किस प्रकार का समास है? तो प्रेम का सागर, यहां पर आप देख रहे हैं ना, का आया ना, तो जोड़ने का काम किया है, तो यहां पर तत्पुरुष समास होगा। कर्ता ने कर्म को, और आप देखेंगे संबंध का के की, तो प्रेम का सागर, ठीक है, तो यहां पर तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति का मतलब होता है शक्ति के अनुसार, और यहाँ पर क्या है, प्रथम पद प्रधान है। और मैंने आपको बताया कि यथा अगर लगा होता है तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। सही ऑप्शन होगा ए वाला ऑप्शन। 75 नंबर क्वेश्चन है, अवरोध शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? चलिए काफ़ी कम लोग इसे सही कर पाएंगे, और जो भी लोग इसे सही करने का प्रयास करेंगे ज़्यादातर गलती उनका उत्तर हो जाएगा। चलिए फिर भी आप लोग प्रयास कर सकते हैं। इसमें आपको ए वाले ऑप्शन में और डी वाले ऑप्शन में कुछ लोग गलती कर रहे होंगे। ए और डी में कोई एक ऑप्शन सही है। इसका सही ऑप्शन होगा पहला वाला ऑप्शन। अनवरोध जो है वो सही इसका विपरीतार्थक शब्द है। अवरोध मतलब होता है रुकावट, और अनवरोध मतलब होता है बिना रुकावट के। इसका सही ऑप्शन होगा ए वाला ऑप्शन। 76 नंबर क्वेश्चन है, जो आकाश में विचरण करता हो उसके लिए एक शब्द आपको चूज करना है। जल्दबाजी में इसमें कुछ लोग निशाचर सही करके चले आते हैं। निशाचर का अर्थ होता है जो रात्रि में विचरण करता हो, जो रात में विचरण करता हो उसे कहते हैं निशाचर, और जो आकाश में विचरण करता हो या भी चलता हो उसे कहते हैं खेचर। खेचर, आपने खग का नाम सुना होगा ना, खग। खग मतलब होता है पक्षी, और खा से खग होता है और खा से खेचर होता है, ठीक है। पक्षी भी आकाश में ही उड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परि प्लस छेद का संधि से निर्मित शब्द कौन सा होगा? आपको ये बताना है, अगर आप परि प्लस छेद को जोड़ेंगे तो कौन सा शब्द बन करके तैयार होगा। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, और ये भी आपको बताना है इसमें किस संधि का प्रयोग किया गया है। इसका सही ऑप्शन होगा सी वाला ऑप्शन, परिच्छेद बनेगा। यहाँ पर व्यंजन संधि का प्रयोग किया गया है। जब भी छा के पहले कोई भी आपको स्वर मिले, यहाँ पर आप देख सकते हैं ई आपको स्वर मिला है, तो यहाँ पर ई प्लस छा मिल करके आधा चा के साथ में छा हो जाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं आधा चा और जुड़ गया, तो यहाँ पर परिच्छेद हो गया। जैसे आपका एग्जाम्पल और एक एग्जाम में आता है विच्छेद, वी प्लस छेद मिल करके विच्छेद बन जाते हैं, उसमें आधा चा और लग जाता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। परिच्छेद हो गया। अनुच्छेद भी आता है, अनु प्लस छेद अनुच्छेद बन जाता है, आधा चा और लग जाता है उसमें। 78 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में अयादि संधि है? चलिए बताइए अयादि संधि कहाँ पर है? जहां पर भी आपको आए आए आओ आओ नजर आए तो वहां पर आप लोग जान जाइए कि यहां पर अयादि संधि हो सकती है। जैसे आपको आए आए या फिर आओ आओ कहां पर लिख रहा है? यहां पर नायका लिखा गया है, नायक लिखा गया है ना, तो नाय यहां पर आपको आय मिल रहा है ना, इसका मतलब है यहां पर आपको अयादि संधि होगी। सही ऑप्शन होगा इसका सी वाला ऑप्शन। कैसे इसका संधि विच्छेद होता है? नए, नए प्लस अक, नए प्लस अक मिल करके नायका बन जाते हैं, ठीक है। ये अयादि संधि का उदाहरण है। यद्यपि जो होता है यदा प्लस आप ही होता है, और अनु प्लस एसड़ जो होता है वो अन्वेषण होता है, और सदा धन एव जो होता है वो सदैव होता है, ठीक है। तो इन तीनों में आपका यड़ संधि का प्रयोग किया गया है, और नायक में आपका अयादि संधि का प्रयोग किया गया है। 79 नंबर क्वेश्चन है, नीता कपड़े धोती है, वाक्य में क्रिया कैसी है? बताइए, नीता कपड़े धोती है, वाक्य में क्रिया कैसी है? वाक्य में क्रिया जो है आपकी वो सकर्मक क्रिया है, ठीक है। कैसी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। नीता क्या धोती है? नीता कपड़े धोती है ना, तो अर्थ निकला ना, क्या निकला ना। अगर आपको क्या निकल रहा है इसका मतलब है इसमें कर्म है, ये एक सकर्मक क्रिया है, ठीक है। नीता क्या धोती है? तो कपड़ा धोती है, तो एक सकर्मक है।
अगर न निकलता तो यह अकर्मक होती, इसलिए सही ऑप्शन होगा इसका बी वाला ऑप्शन। 80 नंबर क्वेश्चन है, दूध वाला रचना की दृष्टि कैसा है? बताइए। रचना के अनुसार शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है, मैंने आपको कई बार बताया। जैसे आपका पहला होता है रूढ़, दूसरा होता है यौगिक, तीसरा होता है योग रूढ़। जिसे हम खंडित नहीं कर सकते हैं वो आपका रूढ़ होता है, जिसे हम खंडित कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दूध वाला लिखा गया है ना, तो दूध को आप अलग कर सकते हैं और वाला को आप अलग कर सकते हैं, तो ये इसको आप अलग अलग कर सकते हैं और इसका अर्थ भी निकल रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर यौगिक होगा। ठीक है, ये शब्द कैसा है? ये शब्द आपका यौगिक शब्द है। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन है, लाश किस भाषा का मूल शब्द है? लाश, जिसे हम लोग कहते हैं मृत शरीर जो होता है ना, उसको लाश कहते हैं। तो किस भाषा से लिया गया ये तुर्की भाषा का शब्द है। सही ऑप्शन होगा इसका ए वाला ऑप्शन। 82 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द नहीं है? चलिए बताइए, देशज शब्द इसमें से कौन सा नहीं है? जो देशज नहीं होगा तो आपका विदेशज हो सकता है। चरखा, चरखा जो है आपका ये विदेशज शब्द है, ये फारसी भाषा से लिया गया है चरखा, तो ये देशज नहीं है। सही ऑप्शन होगा इसका सी वाला ऑप्शन। ठीक है, चलिए 83 और 84 नंबर क्वेश्चन है, इनमें आपको वाक्य को शुद्ध करना है। जो वाक्य शुद्ध हो उसकी आपको पहचान करना है। 83 और 84, यह पुस्तकें किसकी हैं इसको शुद्ध करना है, और इसके बाद वे वापस लौट आए, इन दोनों को आप लोग शुद्ध कीजिए। सरल क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको फ्री के 2 नंबर मिलेंगे, इसको आप लोग जल्दी से बटोर लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और समय आपके पास पर्याप्त मात्रा में होता है। प्रथम प्रश्न पत्र में आपको 3 घंटे मिलते हैं 100 क्वेश्चन के लिए, और 100 क्वेश्चन जो होते हैं 50 क्वेश्चन आपके जीएस के होते हैं और 50 क्वेश्चन आपके हिंदी के होते हैं, जिनको आप आसानी से कितना भी स्लो करेंगे तो 1.5 घंटे में कर डालेंगे। 1.5 घंटे आपके पास एक्स्ट्रा होते हैं। जो सवाल आपको कहीं फंस रहा हो, जिसकी आप याद करना चाह रहे हो, याद नहीं कर पा रहे हो, ऐसे सवालों को बाद में करने का प्रयास कीजिएगा। जैसे आपको गिनना है रस छंद अलंकार में, लघु गुरु गिनना है, तो ऐसे प्रश्नों को आप लास्ट में ट्राई कर सकते हैं। संधि के कुछ आपको कॉन्सेप्ट नहीं याद आ रहे हैं तो ऐसे प्रश्न को आप लास्ट में जाकर के ट्राई कर सकते हैं। चलिए 83 नंबर का सही ऑप्शन है इसका ए वाला ऑप्शन। ये पुस्तकें किसकी हैं? सही तरीके से जो लिखा गया है वो पहले ऑप्शन में लिखा गया। 84 नंबर का सही ऑप्शन है ए वाला ऑप्शन। इसके बाद वे लौट आए। देखिए वापस और लौट ये दोनों एक साथ नहीं लगेंगे। वापस का मतलब है लौटना और लौट का मतलब है लौटना, तो एक ही तो लगेगा ना। तो यहाँ पर देखिए सभी ऑप्शन में वापस लौट एक साथ लगा है, इसलिए तीनों गलत हो जाएंगे। पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा और इसके दोनों ये ऑप्शन जो है पहले हैं। ठीक है, 83 और 84 के। देखिए 85 नंबर क्वेश्चन है, गर्दन उठाना किस मुहावरे का अर्थ है? बताइए, गर्दन उठाना किस मुहावरे का अर्थ है? सही ऑप्शन होगा प्रतिवाद करना। गर्दन उठाना मतलब होता है प्रतिवाद करना, और प्रतिवाद करने का अर्थ होता है किसी बात के विरुद्ध कही जाने वाली बात जो होती है उसे हम लोग कहते हैं प्रतिवाद। तो सही ऑप्शन होगा इसका सी वाला ऑप्शन। 86 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विपरीतार्थक शब्दों का सही युग्म नहीं है? प्रश्न को पूरा लास्ट तक पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। गलती आपसे यहीं पर हो जाती है, आप लोग नहीं को नहीं पढ़ते, गलत आपको चयन करना है। वीर का कायर होता है, बिल्कुल सही है। शीत का उष्ण होता है, ये भी सही है। रथ का विरत होता है, ये भी सही है। अग्र का पश्च होता है, अग्र का अंत नहीं होता है, आदि का अंत होता है, अग्र का पश्च होता है, इसलिए डी वाला ऑप्शन जो है वो सबसे सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेर उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? जहां पर भी नेर उपसर्ग लगा हो, नेर वैसे जो उपसर्ग होता है यहाँ पर आधा रा होता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए बताइए आप लोग, उपसर्ग हमेशा आगे लगता है, तो सही ऑप्शन होगा निर्भय। निर्भय में निर उपसर्ग लगा है, निष्काम में निस लगा है, निहत्था में नी लगा है, और निश्चित में निस आपका उपसर्ग लगा है। 88 नंबर क्वेश्चन है, जिसकी परीक्षा हो रही हो उसके लिए एक शब्द आपको चूज करना है। जिसकी परीक्षा हो रही हो उसे हम लोग कहते हैं परीक्षार्थी, और जो परीक्षा ले रहा हो उसे कहते हैं परीक्षक। 89 नंबर क्वेश्चन है, धर्म विमुख शब्द में प्रयुक्त आपको समास बताना है। देखिए तत्पुरुष समास चारों ऑप्शन में दिया गया है, आप लोग इसके अर्थ को समझिए। देखिए अर्थ को समझने से ढेर सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे,
और जो भी लोग इसमें 45 प्लस क्वेश्चन कर रहे हो वो अपनी हिंदी को बेस्ट समझिएगा, आप लोग हिंदी में बेस्ट हैं। चलिए प्रयास कीजिए इसको सही करने का। देखिए धर्म से विमुख, धर्म से विमुख, जो धर्म को ना मानता हो उसे कहते हैं धर्म विमुख। तो यहाँ पर अलग होने की बात की जा रही है ना, तो अपादान तत्पुरुष होगा। सही ऑप्शन होगा डी वाला ऑप्शन। 90 नंबर क्वेश्चन है, उदक किस शब्द का प्रयोज्य शब्द है? उदक किसका प्रयोज्य शब्द है? सही ऑप्शन है उदक मतलब होता है जल या फिर पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द का बहुवचन इया प्रत्यय का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है? तो बताइए किसमें आप इया प्रत्यय नहीं लगा सकते हैं बहुवचन के प्रयोग में? अच्छा क्वेश्चन है, चलिए प्रयास कीजिए। देखिए नदी का अगर आप बहुवचन बनाएंगे तो यहाँ पर नदियाँ बनेगा, जहाँ पर इया प्रत्यय लगेगा लास्ट में, तो इसमें तो लग गया। लड़की लिखा है, लड़की का लड़कियाँ बनेगा, तो ये भी आपका बन गया। पहाड़ी का पहाड़ियाँ बनेगा, इसमें भी आपका बहुवचन बन गया। जबकि किताब का किताबियाँ बनेगा, तो ये तो गलत हो गया, ऐसा तो लिखा नहीं जाता किताब का। किताब का बहुवचन जो होता है वो किताबें होता है, इसलिए सही ऑप्शन होगा नहीं बनाया जा सकता। तो ये डी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। देखिए 92 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में दीर्घ संधि नहीं है? दीर्घ संधि बताइए किसमें नहीं है? तो सही ऑप्शन क्या हो सकता है? सही ऑप्शन है इसका लास्ट वाला ऑप्शन, इत प्लस आदि। इत प्लस आदि बन करके इत्यादि वंश आता है। यहाँ पर आपका यड़ संधि है, ना कि इसमें दीर्घ संधि है। बाकी कुशासन, वर्षांत और कपि सभी में आपको दीर्घ संधि मिलेगी। डी वाले ऑप्शन में यड़ संधि है। 93 नंबर क्वेश्चन है, संज्ञा अथवा विशेषण से बनने वाली क्रिया क्या कहलाती हैं? जो लोग हिंदी को अच्छे से पढ़े होंगे और क्रिया को अच्छे से पढ़े होंगे वो सारे क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। चलिए बताइए आप लोग, संज्ञा अथवा विशेषण से बनने वाली क्रिया क्या कहलाती हैं? ये आपकी नाम धातु क्रिया कहलाती हैं। कैसे, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। जैसे कि आपका संज्ञा होती है हाथ, हाथ संज्ञा है, इसको चेंज करना है क्रिया में, तो इसको लिख दीजिए हथियाना। हाथ का बनेगा हथियाना, बात का बनेगा बतियाना और लात का बनेगा लतियाना। तो ऐसे तरह से जो संज्ञा चेंज होकर के क्रिया में बनती है उसे हम कहते हैं नाम धातु क्रिया। अब विशेषण की बात करते हैं। विशेषण में आपका आता है गरम, गरम का बनता है गरमाना, ठंडा का बनता है ठंडाना और पागल का बनता है पगलाना। तो ऐसे अगर आप बना रहे हैं तो नाम धातु क्रिया है, विशेषण चेंज होकर के क्रिया में हो रहा है, तो इसमें होगा बी वाला ऑप्शन। 94 नंबर क्वेश्चन है, यह आम मीठा है। यहाँ पर मीठा किस प्रकार का विशेषण है? यह आम मीठा है, इसमें विशेषण किस प्रकार का विशेषण है? सही ऑप्शन होगा यहाँ पर देखिए विधेय विशेषण है। आप देखिए विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा की विशेषता बताता है उसे हम लोग कहते हैं विशेषण। और यहाँ पर देखिए आम जो है वो संज्ञा है, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं विशेष, और जो विशेषता बताए उसे कहते हैं विशेषण। आप यहाँ पर देखते हैं यह आम मीठा है, आप ये भी लिख सकते थे यह मीठा आम है। अगर ऐसे आप लिखते हैं यह मीठा आम है, ठीक है, दोनों प्रकार से लिखा जाता है। यह मीठा आम है, इस प्रकार से भी आप लिख सकते थे, और यह आम मीठा है। अगर आप यह आम मीठा है इस प्रकार से लिखते हैं तो यहाँ पर जो विशेषण होता है वो विशेष विशेषण होता है, क्योंकि ये विशेष के पहले लगा है। आम हमारा विशेष है और उसके पहले अगर मीठा लगा है तो ये विशेष विशेषण होता। लेकिन अगर आम के बाद में लगा है तो उसे कहेंगे विधेय विशेषण। विधेय मतलब होता है क्रिया, और है यहाँ पर क्रिया है, तो है के बगल में ये विशेषण लगा, इसलिए इसे कहेंगे विधेय विशेषण। अगर यही विशेषण आम के पहले लगता तो यहाँ पर इसे कहते हैं विशेष विशेषण। ये विशेषण के प्रकार होते हैं, अगर आप डीप पे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। सही ऑप्शन है सी वाला ऑप्शन। वह अंगूर खा रहा है, यहाँ पर अंगूर क्या है बताइए? वह अंगूर खा रहा है, तो अंगूर जो है हमेशा समूहवाचक संज्ञा में आता है, ये समूह का बोध कराता है। तो सही ऑप्शन होगा बी वाला ऑप्शन। 96 नंबर क्वेश्चन है, पुष्प का तत्सम शब्द के लिए हिंदी में तद्भव शब्द क्या होगा? तो पुष्प तो आपका तत्सम है, तो आपको हिंदी में बताना है तद्भव शब्द। तो ये फूल होगा, इसमें सोचने की कोई बात नहीं है, सही ऑप्शन होगा ए वाला ऑप्शन।
97 नंबर क्वेश्चन है, कबूतर किस भाषा का शब्द है? कबूतर किस भाषा का शब्द है? तो ये फारसी भाषा का शब्द है। सही ऑप्शन होगा ए वाला ऑप्शन। फा का उच्चारण स्थान आपको बताना है। फा, देखिए पा वर्ग के जितने भी आते हैं, पा, फा, बा, बा, मा, इसको अगर आप बोलना चाहते हैं तो आपको ओंठ की सहायता लेनी पड़ेगी। तो सही ऑप्शन होगा सी वाला ऑप्शन। अगर आप ओंठ को नहीं मिलाएंगे तो आप पा, फा, बा, भा, मा ये नहीं बोल सकते हैं, इसलिए ओष्ठ से बोले जाने वाले शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा का वह रूप जिसका प्रयोग सामान्य जनता अपने समूहों या घरों में करती है उसे क्या कहते हैं? परिनिष्ठ भाषा, क्षेत्रीय बोली, राजभाषा या फिर राजकीय बोली, राजकीय भाषा। चलिए बताइए। जनता जो होती है अपने समूहों में या घरों में जो भाषा का प्रयोग करती है उसे कहते हैं क्षेत्रीय बोली। ठीक है, क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली होती है उसे कहते हैं क्षेत्रीय बोली। और जो माता आपकी बोलती हैं, आपको सिखाती हैं, उसे कहते हैं मातृभाषा। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए 100वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा अशुद्ध शब्द है? अशुद्ध का आपको चयन करना है। आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, ये हिंदी का आज का 50 नंबर क्वेश्चन है। कौन सा है आपको अशुद्ध लग रहा है? सही ऑप्शन होगा इसका ए वाला ऑप्शन, पुनर्विचार। पुनर्विचार जो लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये रा जो होता है ना, ये वी के ऊपर लगा होता है, तो पुनर्विचार ऐसे लिखते हैं। यही आपका अशुद्ध है, बाकी सारे आपको शुद्ध लग रहे हैं। तो ये पहला वाला ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन है। ये हमारे 50 महत्वपूर्ण हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे यूपी बीएड के लिए। और आप कितना स्कोर कर पाएँ इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। और वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जाते जाते एक बार आप लोग लाइक अवश्य कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हो तो नीचे आपको लाल रंग की सब्सक्राइब बटन दिखेगी, उसे दबाकर लाल से काली कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। आपका कितना स्कोर हुआ है इसे आप लोग कमेंट बॉक्स से बता सकते हैं। आपने इन 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही किया? देखिए 40 प्रश्नों को अगर आपने सही किया है तो आपका स्कोर अच्छा माना जाएगा। लेकिन आपने अगर 40 प्लस 45 तक ही पहुंचने का प्रयास किया है तो आपका स्कोर जो है वो बेस्ट माना जाएगा। ठीक है, आप अच्छे स्टूडेंट की श्रेणी में आ जाएंगे। तो चलिए आप लोग अपना स्कोर कार्ड बता सकते हैं। किसी प्रश्न में डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स से बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले सेट के साथ में। आप लोग इसी प्रकार तैयारी करते रहिए। नए सेट जो है हमारे चैनल पे आपको शाम को 4 बजे देखने को मिलेंगे। 1-2 दिन के गैप में आपको देखने को मिलते हैं, तो आप लोग इसी प्रकार से देख सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।